Hello everyone, welcome back. Welcome to part 64 of our Indian Polity lecture series and part 5 of Directive Principles of State Policy. तो इस टॉपिक को समझने के लिए सबसे पहले एक क्वेश्चन देख लेते हैं कि इस टॉपिक से किस प्रकार के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज मोस्ट एक्यूरेट. Okay, we have to focus on this word most accurate regarding the relationship between the fundamental rights and directive principles of state policy. यानी नीचे दिए हुए जो स्टेटमेंट्स हैं वो रिलेशन रखते हैं विद फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल। तो हमें बताना है कि कौन सा रिलेशन जो दिया गया है बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल वो मोस्ट एक्यूरेट है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पहला स्टेटमेंट कह रहा है दैट फंडामेंटल राइट्स ऑलवेज प्रिवेल ओवर डीपीएसपी इन एवरी केस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्या जब भी फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होगा तो फंडामेंटल राइट जो है वो प्रिवेल करेगा, यानी फंडामेंटल राइट को जो है वो ज्यादा वैल्यू दी जाएगी। क्या ये स्टेटमेंट सही है? देन सेकंड स्टेटमेंट कह रहा है डीपीएसपी हैव बीन गिवन सुप्रीमेसी ओवर फंडामेंटल राइट्स बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा डीपीएसपी को हायर वैल्यू दिया गया है एज कंपेयर टू फंडामेंटल राइट्स? ये स्टेटमेंट सही है कि गलत है, ये हमें बताना है। देन थर्ड जो स्टेटमेंट है वो कह रहा है दैट द कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिशेस कंप्लीट हार्मनी बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स विद नो पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। क्या कंप्लीट हार्मनी जो है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में हमें देखने को मिलती है बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है कि कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है इन दोनों के बीच में? ये स्टेटमेंट हमें चेक करना है। देन फोर्थ एंड द लास्ट वन इज द सुप्रीम कोर्ट हैज ट्राइड टू मेंटेन ए बैलेंस बिटवीन द टू बट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी कंप्लीटली सबऑर्डिनेटेड टू द डीपीएसपी। यानी फोर्थ जो स्टेटमेंट है उसमें कहा जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोशिश किया है कि एक प्रॉपर बैलेंस जो है फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बीच में बना के रखा जाए, एंड फंडामेंटल राइट जो है उसको कंप्लीटली सबऑर्डिनेट नहीं बनाया जा सकता है डीपीएसपी के। ये बात जो है वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कही गई है। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है ये हमें बताना है। ठीक है, 4 स्टेटमेंट हमें मिल गए, अब हमें बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। सो मैं इसका आंसर जो है वो आपको नहीं बताने वाला हूं अभी। आप इस वीडियो को पूरा देखिए और उसके बाद आई एम श्योर कि आप खुद इस क्वेश्चन का एग्जैक्ट जो आंसर होगा वो आप फिल्टर आउट कर सकते हैं। एंड प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि इसका करेक्ट आंसर क्या है आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस वीडियो। ओके, second question. In the landmark case of a state of Madras versus Champakam Daroi Rajan case of 1951, the Supreme Court held that, यानी स्टेट ऑफ मद्रास एंड चंपकम दरोई राजन केस में सुप्रीम कोर्ट का क्या जजमेंट था वो पूछा जा रहा है यहाँ पे। क्योंकि जब आप फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी के बीच में रिलेशन पढ़ते हैं तो आपको लैंडमार्क जजमेंट जो केसेस हुए हैं उनको भी पढ़ना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि उनके जजमेंट जो हैं वो एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस चंपकम दरोई राजन केस के बारे में पूछा गया है कि सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था। क्या सुप्रीम कोर्ट ने कहा था दैट डीपीएसपी शैल प्रिवेल ओवर फंडामेंटल राइट, देन फंडामेंटल राइट शैल प्रिवेल ओवर डीपीएसपीज, देन बोथ फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी हैव इक्वल स्टेटस, एंड फोर्थ यहाँ पे स्टेटमेंट कह रहा है दैट देयर इज नो कॉन्फ्लिक्ट पॉसिबल बिटवीन फंडामेंटल राइट्स एंड डीपीएसपी। तो कौन सा आंसर यहाँ पे होगा वो हमें बताना है। यहाँ पे भी मैं आपको आंसर नहीं बताने वाला हूँ, बिकॉज इस वीडियो को देखने के बाद आप खुद इसका आंसर जो है वो कर पाएंगे, एंड कमेंट सेक्शन में आप मेंशन कीजिए कि इसका करेक्ट आंसर क्या है। फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएसपी के बीच में जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुए और जो फाइनल सॉल्यूशन आया उसको हम टोटल 6 फेजेस में पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट जो फेज है उसके अंदर हम देखते हैं कि फंडामेंटल राइट जो है उसे सुप्रीम बताया गया था ओवर डीपीएसपी। तो पहला केस जो ओरिजिनेट हुआ था दैट वाज चंपकम दरोई राजन केस, 1951 का केस है। मेन इशू क्या था इस केस का कि मद्रास गवर्नमेंट जो है वो एक इशू करती है ऑर्डर, जिस ऑर्डर के तहत कास्ट वाइज कोटा जो है गवर्नमेंट कॉलेजेस में प्रोवाइड किया जाता है। तो जनता जो है वो कोर्ट पहुंच जाती है कि कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है और ये चीज जो है वो प्रोहिबिट की गई है अंडर आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 1 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमारा फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है और कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन जो है वो नहीं होना चाहिए, इसलिए ये जो ऑर्डर लाया गया है ये सरासर गलत है। इसलिए हम क्या देखते हैं कि मद्रास गवर्नमेंट जो है वो एडमिशन प्रोवाइड कर रही थी ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, नॉट ऑन मेरिट। तो जनता ये कहती है दैट आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 1 में ये कहा गया है दैट देयर शैल बी नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। तो यहाँ पे कास्ट को बेस बना के कैसे रिजर्वेशन प्रोवाइड किया जा सकता है, इसे स्ट्रक डाउन करो, ये गलत है।
ये डिमांड जो है किया गया। सो इस केस का मेन जो कन्फ्लिक्ट था वो क्या था, सरकार क्या कह रही है, मद्रास की गवर्नमेंट क्या कह रही है कि हम डीपीएसपी आर्टिकल नंबर 46 को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। तो आर्टिकल नंबर 46 डीपीएसपी के तहत जो आता है उसके अंदर क्या कहा गया है, उसके अंदर कहा गया है प्रमोशन ऑफ एजुकेशन एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ एससी, एसटीज एंड अदर वीकर सेक्शन। तो सरकार जो है वो भी सही है, सरकार जो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के तहत जो प्रिंसिपल बताया गया है उसी को इंप्लीमेंट करने की कोशिश कर रही है। बट डीपीएसपी जो है जब इंप्लीमेंट किया जा रहा है तो आर्टिकल नंबर 15, आर्टिकल नंबर 29 जो है फंडामेंटल राइट, वो क्लैश हो जा रहा है। ठीक है, आर्टिकल नंबर 29 कैसे क्लैश हो रहा है, बिकॉज आर्टिकल नंबर 29 क्लॉज 2 में कहा गया है दैट देयर वुड बी नो डिनायल ऑफ एडमिशन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस और कास्ट एटसेट्रा। ठीक है, यानी एडमिशन जो है वो डिनाई नहीं किया जा सकता ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, रिलीजन। तो यहाँ पे कास्ट को बेसिस बना के एडमिशन जो है वो डिनाई किया जा रहा है। तो इस केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या कहा गया कि फंडामेंटल राइट जो है वो सुप्रीम है ओवर डीपीएसपी, यानी आप डीपीएसपी को जब आप इंप्लीमेंट कर रहे हो तो उससे फंडामेंटल राइट का हनन जो है वो नहीं होना चाहिए। एंड रीजन क्या दिया गया, दैट डीपीएसपी कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स। ओके, फंडामेंटल राइट्स को ओवरराइड नहीं कर सकता है डीपीएसपी, ये फर्स्ट जजमेंट में बताया गया। और कोर्ट ने ये कहा कि डीपीएसपी जो है वो सब्सिडियरी रहेगा टू फंडामेंटल राइट्स, यानी फंडामेंटल राइट जो है उसकी वैल्यू ऊपर रहेगी एंड डीपीएसपी की वैल्यू जो है वो नीचे रहेगी। और ये जो जजमेंट दिया गया जुडिशरी के द्वारा, इसके बाद फिर जो पार्लियामेंट है वो शांत तो बैठने वाली थी नहीं, इसीलिए पार्लियामेंट ने कॉन्स्टिट्यूशन में ही बदलाव कर दिया। और इस तरीके से हम देखते हैं कि फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 में ला दिया जाता है, जिसके तहत हम देखते हैं कि आर्टिकल नंबर 15 में क्लॉज 4 जो है वो इंसर्ट किया जाता है, आर्टिकल नंबर 31A लाया जाता है, आर्टिकल नंबर 31B लाया जाता है और साथ ही साथ 9th शेड्यूल जो है वो ला दिया जाता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है वो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट के बाद लाया गया था इन ऑर्डर कि पार्लियामेंट जो है वो चेंजेस कर सके, डीपीएसपी जो है उसको इंप्लीमेंट कर सके। सो आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4 में क्या लाया गया, सो आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4 में लाया गया दैट रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस बिकम वैलिड। ठीक है, यानी आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4 में ये कहा गया कि जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस है उनको सरकार जो है वो रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है और ये चीज जो है वो नल एंड वाइड नहीं होगा, ये वैलिड है। ये बात जो है कोर्ट के द्वारा कह दी गई। ठीक है, देन सेकेंड फेज अब हम देखते हैं जहां पे पार्लियामेंट और जुडिशरी के बीच में कन्फ्लिक्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है। हमने देखा कि जुडिशरी ने जजमेंट दिया कि फंडामेंटल राइट जो है वो ऊपर रहेगा और फंडामेंटल राइट का हनन जो है किसी भी केस में नहीं होना चाहिए। तो पार्लियामेंट जो है यानी जो लेजिस्लेचर है उसने कानून बना के संविधान में ही बदलाव कर दिया और आर्टिकल नंबर 15 क्लॉज 4 जो है वो डाल दिया। सो इस केस में मेन जो मुद्दा उठा था, मेन जो सवाल उठा था वो ये था दैट वेदर पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल नंबर 368। क्या आर्टिकल नंबर 368 को यूज करके पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट में भी बदलाव ला सकती है? ये सवाल जो है ये शंकरी प्रसाद केस में उठा था, ये मेन मुद्दा था इस केस का। तो ये जो सवाल उठा था इसके ऊपर जुडिशरी ने क्या जवाब दिया, क्या आर्टिकल नंबर 368 को यूज करके पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट में बदलाव ला सकती है? तो जुडिशरी ने कहा, कोर्ट ने कहा कि हाँ, जुडिशरी के द्वारा ये कहा गया पार्लियामेंट जो है वो आर्टिकल नंबर 368 को यूज करके संविधान में बदलाव ला सकती है, वो फंडामेंटल राइट में भी बदलाव ला सकती है। ये शंकरी प्रसाद केस के जजमेंट में कहा गया। इसी केस में एक सवाल और उठा था कि आर्टिकल नंबर 13 के तहत जो लॉ वर्ड है उसके अंदर अमेंडमेंट जो है वो इंक्लूड होंगे कि नहीं होंगे। तो ये कहा गया इस जजमेंट में कि आर्टिकल नंबर 13 के तहत जो लॉ वर्ड है उसके अंदर अमेंडमेंट जो है वो इंक्लूड नहीं होंगे। आई विल रिपीट, इस केस के जजमेंट में, शंकरी प्रसाद केस के जजमेंट में जुडिशरी के द्वारा यह कहा गया कि लॉ वर्ड के अंदर अमेंडमेंट जो है वो कंसिडर नहीं होगा, क्योंकि आर्टिकल नंबर 13 में कहा गया है कि पार्लियामेंट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जिसको इंप्लीमेंट करने की वजह से फंडामेंटल राइट का हनन हो। ठीक है, तो पार्लियामेंट जो है वो कह रही है कि हम अमेंडमेंट कर रहे हैं और लॉ जो वर्ड है उसके अंदर अमेंडमेंट जो है वो इंक्लूड नहीं होना चाहिए, और जुडिशरी ने कहा कि ये लॉ के अंदर इंक्लूड नहीं होगा, ये अमेंडमेंट है, ये चेंज है। ठीक, सो फाइनल वर्डिक्ट क्या रहा शंकरी प्रसाद केस का? तो फाइनल वर्डिक्ट ये रहा कि
जुडिशरी के द्वारा ये कहा गया दैट पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, पहले वाले केस के जजमेंट में क्या था कि फंडामेंटल राइट जो है वो सुप्रीम रहेंगे, डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करके फंडामेंटल राइट को दबाया नहीं जा सकता है, बट वो चीज जो है वो चेंज हो जाती है शंकरी प्रसाद केस के अंदर। तो ये जजमेंट जो है वो आपको याद रखना है। ठीक है, देन गोलकनाथ केस 1967 के अंदर जो आया था उसके अंदर क्या हुआ, अब उसको देखते हैं। सो गोलकनाथ केस के अंदर वापस से सवाल उठा कि पार्लियामेंट क्या फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। तो पहले कहा गया शंकरी प्रसाद केस में कि हाँ फंडामेंटल राइट को अमेंड जो है वो पार्लियामेंट कर सकती है, बट गोलकनाथ केस में कहा गया दैट पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। वाह, यहाँ पे चीजें जो है वो पलट गई। तो ये चीजें आपको ध्यान से देखनी है क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ पे क्रिएट होता है कि किस केस के जजमेंट में क्या कहा गया था। ठीक है, और यहाँ पे सवाल जो है वो उठा दैट अगर लॉ वर्ड यूज किया गया है आर्टिकल नंबर 13 के अंदर तो क्या अमेंडमेंट जो है वो लॉ के अंदर कंसिडर होगा, लॉ वर्ड में कंसिडर होगा। तो इस केस के जजमेंट में कहा गया कि हाँ लॉ वर्ड जो है उसी के अंडर में अमेंडमेंट जो है वो कंसिडर होगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि शंकरी प्रसाद केस में जो जजमेंट दिया गया उसका उलट जो जजमेंट है वो आपको गोलकनाथ केस में देखने को मिल जाता है। और गोलकनाथ केस में कहा गया कि फंडामेंटल राइट्स जो हैं वो ट्रांसडेंटल हैं एंड इम्यूटेबल हैं, यानी उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता है, उनके साथ छेड़छाड़ जो है वो नहीं किया जा सकता है। ये जजमेंट जो है वो गोलकनाथ केस में दे दिया गया विद रिस्पेक्ट टू फंडामेंटल राइट। साथ ही साथ यहाँ पे कहा गया गोलकनाथ केस के अंदर कि पार्लियामेंट कैन अमेंड एनी अदर पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बट इट कैन नॉट अमेंड फंडामेंटल राइट्स। ओके, सो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और जब ये जजमेंट पास कर दिया गया है जुडिशरी के द्वारा तो पार्लियामेंट तो कुछ रिएक्शन देगी, एंड पार्लियामेंट ने रिएक्ट किया किस तरीके से कि पार्लियामेंट ने 24th अमेंडमेंट एक्ट जो है 1971 में ला दिया और पार्लियामेंट ने इस अमेंडमेंट के द्वारा अपने आप को यह पावर दे दिया कि पार्लियामेंट जो है वो फंडामेंटल राइट को अमेंड कर सकती है। तो ये कन्फ्लिक्ट जो है वो जुडिशरी एंड पार्लियामेंट के बीच में, जुडिशरी एंड लेजिस्लेचर के बीच में चल रहा था। ठीक है, सो सवाल ये आ जाता है कि 24th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1971 में पार्लियामेंट के द्वारा क्या किया गया, लेजिस्लेचर के द्वारा क्या किया गया। तो लेजिस्लेचर ने क्या किया कि आर्टिकल नंबर 13 के तहत एक नया क्लॉज जो है क्लॉज 4 वो ऐड कर दिया, और क्लॉज 4 को ऐड करके पार्लियामेंट ने ये उसके अंदर पॉइंट डाला दैट नथिंग इन दिस आर्टिकल शैल अप्लाई टू एनी अमेंडमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन मेड अंडर आर्टिकल नंबर 368। यानी आर्टिकल नंबर 368 को यूज करके हम कुछ भी अगर चेंजेस ला रहे हैं, अमेंडमेंट ला रहे हैं, तो वो लॉ वर्ड के अंदर इंक्लूड नहीं होगा। मीन्स constitutional amendment under article number 368 are not considered law under article number 13। ये बात जो है वो क्लियरली मेंशन कर दी गई कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, और जुडिशरी जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशन को ही फॉलो करके जुडिक्शन जो है वो देना है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट जो है वो यहां तक पहुंचता है। सो अब थर्ड फेज देखते हैं जहां पे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स और फंडामेंटल राइट के बीच में डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमें देखने को मिलता है। बैंक नेशनलाइजेशन केस जो है 1969 के अंदर आता है और उससे ओरिजिनेट होता है एक केस जिसे हम आरसी कोपर केस कहते हैं। सो इस केस में क्या होता है कि गवर्नमेंट जो है वो आर्टिकल नंबर 39B आर्टिकल नंबर 39C को यूज करते हुए, जो कि डीपीएसपी के तहत है, जो बताता है कि सरकार को स्टेप्स लेना चाहिए ताकि कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ जो है वो न हो। ठीक है, तो गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि हम डीपीएसपी आर्टिकल नंबर 39B आर्टिकल नंबर 39C को यूज करते हुए ये चीज कर रहे हैं, बट सुप्रीम कोर्ट जो है वो कहती है कि आप ये चीज कर रहे हो बट इससे जनता का आर्टिकल नंबर 14 आर्टिकल नंबर 19 आर्टिकल नंबर 31 जो है वो हनन हो रहा है, उसके ऊपर इंपैक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इंपैक्ट पड़ रहा है। एंड यू हैव टू रिमेंबर कि हम आर्टिकल नंबर 31 की अभी बात कर रहे हैं बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट 1969 एरा। ठीक है, इस समय राइट टू प्रॉपर्टी जो है वो फंडामेंटल राइट के रूप में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कहा गया कि नहीं, ये जो आप इंप्लीमेंट कर रहे हो आर्टिकल नंबर 39B आर्टिकल नंबर 39C, इसकी वजह से लोगों का फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 14, 19 एंड 31 जो है वो इंपैक्ट हो रहा है। दैट्स व्हाई वी आर स्ट्रकिंग डाउन दिस, और
जो जुडिशरी है उसने इस चीज को स्ट्रक डाउन कर दिया कि नहीं, आप जो ये इंप्लीमेंट कर रहे हो ये सही नहीं है। तो पार्लियामेंट ने वापस रिएक्ट किया। पार्लियामेंट ने 25th अमेंडमेंट जो है 1971 में ला दिया और इसके द्वारा आर्टिकल नंबर 31C जो है वो इंसर्ट किया गया इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में और कहा गया कि जब भी सरकार आर्टिकल नंबर 39B, आर्टिकल नंबर 39C को इंप्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ बनाएगी तो उस लॉ को आर्टिकल नंबर 31C के तहत कंसिडर किया जाएगा और इस चीज को चैलेंज नहीं किया जा सकता है फॉर वायलेटिंग फंडामेंटल राइट, आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19। ठीक है, क्या हमें देखने को मिलता है कि पार्लियामेंट ने एक नया आर्टिकल डाल दिया, आर्टिकल नंबर 31C, और कहा कि जब भी हम आर्टिकल नंबर 39B, आर्टिकल नंबर 39C जो कि डीपीएसपी के तहत आता है उसको इंप्लीमेंट करने के लिए कोई लॉ अगर बनाएंगे तो उस लॉ को आर्टिकल नंबर 31C जो है वो प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। उस लॉ को इंप्लीमेंट करने की वजह से किसी का फंडामेंटल राइट आर्टिकल नंबर 14, आर्टिकल नंबर 19 का वायलेशन होता भी है तो उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, एंड साथ ही साथ जो कंपनसेशन वर्ड था वहां पे अमाउंट वर्ड जो है वो इंसर्ट कर दिया गया। पहले जो राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट था उसके वजह से लोग जो है वो कोर्ट पहुंच रहे थे एंड बोल रहे थे कि हमें प्रॉपर कंपनसेशन मिलना चाहिए। बट हमें ये चीज भी समझना है कि जब भारत आजाद हुआ था उस समय ये जमींदारी एबोलिशन एक्ट, लैंड रीडिस्ट्रीब्यूशन एक्ट, ये सारी जो चीजें चल रही थी उस समय सरकार के पास इतना फंड नहीं था कि वो हर किसी को मार्केट वैल्यू के हिसाब से कंपनसेशन जो है वो दे पाए। इस वजह से ये जो मुद्दा है वो कोर्ट में पहुंच रहा था और पार्लियामेंट ने क्या किया कि जो वर्ड था उसी को चेंज कर दिया और कहा कि अगर किसी की प्रॉपर्टी, किसी का लैंड जो है अगर सरकार एक्वायर कर रही है तो उसके लिए एक अमाउंट जो है वो सरकार पे करेगी एंड वो अमाउंट जो है वो सरकार के द्वारा तय किया जाएगा। ये स्पेसिफिक कुछ मेंशन नहीं किया गया था कि कितना अमाउंट पे किया जाएगा। मैं अगर कहता हूं कि मैं आपको एक अमाउंट पे करूंगा तो क्या कोई क्लैरिटी आ सकती है कि मैं आपको 10,000 दूंगा या 10 लाख दूंगा? जी नहीं। तो वही चीज जो है वो किया गया था पार्लियामेंट के द्वारा। देन फोर्थ फेज आता है जहां पे बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन जो है वो निकल के आता है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हो जाता है इंडियन पॉलिटी के लिए। और इस बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन की वजह से बहुत सारी चीजें जो है वो भारतीय संविधान में बदलती है, भारत के अंदर बदलाव हमें देखने को मिलता है। सो केशवानंद भारती केस जो है 1973 में आता है, जिसके जजमेंट में, केशवानंद भारती केस के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट बट इट कैन नॉट डिस्ट्रॉय द बेसिक स्ट्रक्चर। ठीक है, इस केस के जजमेंट के बाद एक बैलेंस जो है वो बनना शुरू हुआ। जुडिशरी ने कहा कि ठीक है, पार्लियामेंट के पास ये अधिकार है कि वो संविधान में चेंजेस ला सकती है और इस वजह से वो फंडामेंटल राइट में भी चेंजेस ला सकती है। पार्लियामेंट कैन अमेंड फंडामेंटल राइट बट जो बेसिक स्ट्रक्चर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो डिस्ट्रॉय नहीं होना चाहिए। और ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस जो है वो इंडियन पॉलिटी का बन जाता है। देन फिफ्थ फेज आता है जहां पे डीपीएसपी को प्रायोरिटी दी जाती है ओवर फंडामेंटल राइट। 1976 की बात है जब 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट किया गया। तब क्या किया गया कि आर्टिकल नंबर 39C के तहत पहले प्रोटेक्शन दिया गया था आर्टिकल नंबर 39B एंड आर्टिकल नंबर 39C को। बट 42nd अमेंडमेंट एक्ट लाकर 1976 में सरकार ये कह रही है कि जितने भी डीपीएसपीज हैं उनको हम प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहे हैं थ्रू आर्टिकल नंबर 31C। यानी सारे जो डीपीएसपी हैं वो सुपीरियर हो गए ओवर फंडामेंटल राइट। यानी डीपीएसपी को अगर इंप्लीमेंट किया जा रहा है और उससे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है तो उस चीज को चैलेंज नहीं किया जा सकता है। ये चीज जो है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा किया गया। तो फिर जुडिशरी ने क्या कहा कि जी नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। ठीक है, सिक्स्थ फेज, फाइनल पोजीशन क्या है, फाइनल फेज क्या है, आज का प्रेजेंट लॉ क्या कहता है, उसके रिस्पेक्ट में अब हम देखने वाले हैं। सो बी अटेंटिव ओवर हियर। मिनेर्वा मिल केस होता है 1980 में और मिनेर्वा मिल केस के जजमेंट में कहा गया कि फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी जो है वो इक्वल हैं। कोई जो है किसी को सुपरसीड हमेशा नहीं कर सकता है। हार्मनी एंड बैलेंस जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, इसीलिए ऐसा नहीं होगा कि आप सारे डीपीएसपीज को फंडामेंटल राइट के ऊपर सुपीरियर कर दोगे। एंड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट डाल के
आपने ये जो किया था कि आर्टिकल नंबर 31C के तहत सारे डीपीएसपीज को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर दिया, वो चीज़ नहीं होगा। और साफ साफ जुडिशरी के द्वारा कहा गया कि आर्टिकल नंबर 31C के अंदर सिर्फ आर्टिकल नंबर 39B एंड आर्टिकल नंबर 39C जो है उन्हीं को प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाएगा, बाकी डीपीएसपीज को प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड किया जाएगा। साथ ही कहा गया दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बेस्ड ऑन हार्मनी एंड बैलेंस बिटवीन द फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। ठीक है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो हार्मनी एंड बैलेंस जो फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स के बीच में रहेगा उसके ऊपर ही बेस्ड है। अगर ये दोनों चीजें अगर बिगड़ेंगी तो हमारा संविधान जो है वो सही से इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। इसलिए फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी जो है दोनों में से कोई सुपीरियर नहीं है, बैलेंस जो है वो पार्ट है बेसिक स्ट्रक्चर का। ये चीज जो है मिनेर्वा मिल केस में जो है कह दिया गया था। तो ये स्टेटमेंट आपको याद रखना है, क्योंकि पूछा जा सकता है कि किस केस में ये बोला गया दैट बैलेंस बिटवीन डीपीएसपी एंड फंडामेंटल राइट इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो वो मिनेर्वा मिल केस 1980 में कहा गया। और हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कोशिश की कि वो मेंटेन कर सके एक बैलेंस बिटवीन द टू, मतलब बिटवीन द टू मतलब कौन कौन, बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। और कहा कि फंडामेंटल राइट एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स जो है उनके बीच में बैलेंस बन के रहना चाहिए, एंड बट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी कंप्लीटली सबऑर्डिनेटेड टू डीपीएसपी। इसका मतलब क्या हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये कह दिया गया कि दोनों के बीच में बैलेंस मेंटेन रहना जो है वो काफ़ी ज़रूरी है, बट फंडामेंटल राइट जो है उसको आप कंप्लीटली सबऑर्डिनेट नहीं कर सकते हो टू डीपीएसपी। तो ये फाइनल जो है वो जजमेंट आया, ये प्रेजेंट पोजीशन है फंडामेंटल राइट वर्सेस डीपीएस। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। अगर कुछ डाउट्स रह गए हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम पे मुझसे कनेक्ट होकर अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, या अपनी कोई बात मुझ तक पहुंचा सकते हैं। चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड हिट द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। तो मिलता हूं मैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।